हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सर प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो बताइएगा, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो बताइए, भुजाएं बराबर होंगी। अब यहाँ पर माध्यिका दी है, तो माध्यिका दे या ऊंचाई दे, दोनों समबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं। तो ये क्या दी है? आपको माध्यिका दी है। आप इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई और माध्यिका दोनों समबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2, और जो भी इसकी साइड होगी वह साइड मल्टीप्लाई करती है। तो ऊंचाई कितनी है? देखिए, 6√3 बराबर √3/2 इंटू साइड। तो बताइए, √3 से √3 कट जाता है, 6×2 = 12। तो यहाँ पर साइड जो आएगी वह कितनी आ जाती है? 12 सेंटीमीटर आ जाती है। लेकिन हमसे साइड नहीं पूछा है, हमसे पूछा एरिया। तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4, और साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर √3/4। अब साइड कितनी है? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 36। तो बताइए, एरिया कितना होगा? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एरिया आ जाता है समबाहु त्रिभुज का, और यही हमसे पूछा गया था। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और आसन भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो आप जानते हैं, समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर होती है और बराबर भी होती है, तो ये इसके बराबर होगी, और ये भुजा इसके बराबर हो जाती है। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं ये L है, ये B है, तो ये भी L हो जाती है और ये B हो जाती है। तो इसका परिमाप हमारे पास 48 सेंटीमीटर दिया है। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम का परिमाप क्या होगा? 2L + B = 48 के होगा। 2 से इसको डिवाइड किया तो L + B बराबर कितने के हो जाता है? 24 के हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, पैरेललोग्राम की ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। वो कहता है आसन भुजा की, इसका मतलब इसके साथ लगी भुजा जो कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं L + 8 बराबर कितने के? 24 सेंटीमीटर के। तो L का मान कितने के बराबर होगा? यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। तो बताइएगा, लंबाई कितनी हो चुकी है समांतर चतुर्भुज की? 16 सेंटीमीटर। तो अब एक बात बताओ, हमें ये पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, लंबाई आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार। आधार क्या था? यहाँ लंबाई था, और यहाँ ऊंचाई आ जाता है। तो आधार कितना है? 16 है, और ऊंचाई कितनी है? 6 है। तो 16 6 कितना होता है? 96। तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, और यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक बड़े मैदान पर 28 मीटर लंबाई की एक सीधी लंबी ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो एक मैदान में एक 28 मीटर की एक दीवार है। कितने मीटर की? 28 मीटर की एक दीवार है। आगे कहता है, एक बकरी को मैदान में एक रस्सी का प्रयोग करके एक बिंदु से बांध दिया जाता है जो दीवार के बीच में है। इसका मतलब एक बकरी को इस दीवार के बीचों बीच बांध दिया जाता है। आगे उसने कहा, यदि रस्सी की लंबाई जो है 21 मीटर है, इसका मतलब बकरी जो है इधर भी कितना मीटर जा सकती है? 21 मीटर जा सकती है, और इधर भी कितना मीटर जा सकती है? 21 मीटर। तो इसका मतलब एक क्या बनाएगी? इस प्रकार से एक सर्किल बनाएगी। क्या बनाएगी? इसी प्रकार से क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा। मगर आगे दीवार है, तो इस दीवार को पार नहीं कर सकती, इधर ही सर्किल बनेगा। अब ये बताइए, कितने मीटर थी? ये आप कहेंगे 28 मीटर थी। तो 28 से भी ये कितना आगे जाती है? तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये 21 है, तो आप कह सकते हैं ये भी कितना जाएगी? ये देखिएगा, क्योंकि 14 मीटर तो ये लेंथ इधर होगी यहाँ से, क्योंकि 14 मीटर लेंथ इधर होगी ये। तो हम कह सकते हैं जो बकरी जो बंधी हुई थी, कितने मीटर से बंधी हुई थी?
21 मीटर से, तो आप कह सकते हैं ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 7 मीटर होगी। तो बकरी एक बार बताइए कितना भाग चरेगी, तो आप बताओ। जब ये बंधी है तो यहाँ पॉइंट से बंधी है, तो ये सारा चर सकती है, मगर यहाँ के बाद ये ऐसे भी जाएगी, देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार से, और इधर भी घूम के आएगी, तो इस प्रकार से भी तो आएगी। इसका मतलब ये भाग चरेगी, इसके साथ साथ ये वाला भाग भी तो चढ़ सकती है। तो हम किस प्रकार से निकाल लें, तो हम पहले इसका एरिया निकाल लें, ये भाग बकरी के द्वारा चरा जाएगा, ये वाला एरिया निकाल लें, और प्लस क्या कर दें, आधा सर्किल का एरिया इधर ऐड कर दें, आधा सर्किल का एरिया इधर ऐड कर दें। क्योंकि आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, सिंपल सी बात है, जब इसको देखिए चरेगी, इसको भी तो चरेगी, क्योंकि दीवार यहाँ तक ही तो है, इसको भी चरेगी और इस भाग को भी चरेगी। तो आप कहेंगे आधा सर्किल इधर, आधा सर्किल इधर, तो आधा आधा पूरा सर्किल हो जाएगा, क्योंकि रेडियस इधर भी 7 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर इधर भी 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं पूरा सर्किल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसान हो जाता है। तो आप एक बात बताओ, पहले तो भी है यहाँ तक का निकालिए, जब यहाँ तक का आप इस भाग को लोगे ना तो बड़ा आसान हो जाता है सवाल। तो हम कहेंगे 14 और 7 21, तो पूरा वृत्त, अर्धवृत्त जो है, अर्धवृत्त कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ये तो पूरा होगा, तुम्हारा आधा लेंगे तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उधर दीवार है, तो ध्यान पूर्वक दीजिएगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितना आ जाता है, इसकी रेडियस कितनी होगी, आधे सर्कल की बड़े वाले की, तो 21 होगी, तो 21 गुणा 21, और बटे यहाँ 2 हो जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 22 बटे 2 गुणा 7, और गुणा 21 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 11 आएगा, 7 का 21 हो जाता है, तो यहाँ कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 63 होगा, और गुणा 11 हो जाता है। तो बताइए 11 तिया 33 होता है। अब 11 छंग 66 होगा, 66 में 33 जोड़ेंगे तो 69, इतना भाग तो इसने चर लिया है, ये सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, इतना आ जाता है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, इधर वाला एरिया जो है, इधर वाला एरिया भी और इधर वाला एरिया भी किसके द्वारा चरा जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये भी बकरी के द्वारा चरा जाएगा। तो हम क्या, एक बात बताओ, यहाँ कितना है ये, तो इसको एरिया हम जब निकालते हैं, यहाँ देखिएगा, तो इसका एरिया जैसे निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा 22/7, और गुणा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 21 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ 7 गुणा 7 हो जाता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना मान आएगा यहाँ पर, 154 आएगा। तो जैसे हम इसमें 154 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 154 जैसे इसमें जोड़ा, तो यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा, और यहाँ कितना 4 हो जाता है, और 6 और 1 8 हो जाता है। इसका मतलब कितना भाग चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 847 मीटर स्क्वायर भाग इस बकरी के द्वारा चरा जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जाए तो बड़ा आसानी से किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 मीटर लंबा पाइप बनाया गया है जिसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है। अब एक बात बताइएगा, एक पाइप है, ये पाइप है, अब इसका बाहरी व्यास की बात की है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा, ये पाइप, इसकी मोटाई की बात करी जाएगी, तो हम कह सकते हैं, देखिएगा ये, और उसने कहा 1 मीटर लंबा एक पाइप बनाया गया, तो हम कहा इस पाइप की लंबाई कितने मीटर है, 1 मीटर है, जिसका आंतरिक व्यास, तो आंतरिक व्यास ही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं आंतरिक व्यास हमने माना ये 2r है, कितना आर माना हमने, 2r, ये माना यहाँ से यहाँ तक। उसने कहा इसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है, तो इसका मतलब बाहरी की त्रिज्या जो होगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ के अनुसार इसके अनुसार ये त्रिज्या होगी यहाँ पर, तो त्रिज्या कितनी होगी, 2r होगी। तो जब 2r बाहर वाले की त्रिज्या हुई है, तो अंदर वाले की त्रिज्या कितनी होगी, ये r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डायमीटर था, तो ये कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी।
अब उसने कहा पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी यदि यह 88/7 घन मीटर पानी की धारिता रखता है। तो अब बताइए पानी कितना आ सकता है। तो पानी जो आएगा वह अंदर वाले सरफेस को टच करेगा, क्योंकि पानी जो होगा वो अंदर वाले, उसकी मोटाई से कोई मतलब नहीं होगा। कितना मोटा पाइप है वह तो पानी किसको सरफेस को टच करेगा, अंदर वाले को टच करेगा, तो अंदर वाली त्रिज्या रखेंगे। तो आप जानते हैं पाइप का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर कितने के यहाँ पर दिखेगा 88/7। तो हमने कौन सी त्रिज्या रखी, अंदर वाली त्रिज्या रखी, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये आप इसे R1 लिख लें या R2 लिख लें, कोई फर्क, इसे हमने R1 लिख लिया और ये R2 लिखा, क्योंकि आप लगेंगे एक सी हैं दोनों। तो R1 की वैल्यू R है यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ क्या है 1 मीटर और बराबर 88/7। अब पाई का मान कितना है यहाँ पर 22/7 है, और गुणा आर स्क्वायर बराबर 88/7 है। तो हम जानते हैं देखिए सिंपल सी ये गुणा भाग बन जाती है। 22 से इसे काटिए कितनी बार जाए 4 बार, 7 से 7 कट जाता है, आर का मान कितना हो जाता है 2 हो जाता है। इसका मतलब अंदर वाली त्रिज्या जो है वह कितनी है 2 मीटर की है, 2 सेंटीमीटर मीटर की है, यहाँ मीटर की है, और बाहर वाली त्रिज्या जो होगी वह 4 मीटर की होगी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिएगा पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब आपसे खोखले पाइप का आयतन पूछा, इस वाले का आयतन। तो ध्यान पूर्वक यहाँ करेंगे देखिएगा इसका आयतन, खोखले पाइप का आयतन, ये आपसे जो धातु का आयतन जो पूछा जाता है या खोखले पाइप का आयतन जो पूछा जाता है इस प्रकार से पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है, आप बड़े वाले बेलन का आयतन माइनस छोटे वाले बेलन का आयतन निकालना होगा आपको, इस प्रकार से ये आपसे पूछा है। तो बड़ा वाला आयतन क्या होगा पाई R2 स्क्वायर एच माइनस के पाई R1 स्क्वायर एच, यही तो होगा। अब इस वाले का तो आपको आयतन दिया है, सिंपल सी बात है, इसका तो आयतन दे रखा है 88/7, बस इसका तो निकालना है। तो हम कह सकते हैं देखिए यहाँ पर क्या है 22/7 गुणा यहाँ आर कितना है 4 4 का वर्ग 16 हो जाता है, और एच कितना है इसका 1 है, माइनस का आ जाता है। तो हम कह सकते हैं ऊपर कितना होगा देखिए 16 दूनी 32 होगा, और 16 दूनी 32 और 32 में 3 जोड़ा जाए तो यहाँ कितना हो जाता है 35/7 और माइनस के 88/7। तो देखिएगा जैसे इसको घटाएंगे तो देखिए 12 में से 8 गए तो 4 आएगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए कितना होगा 4 में से 8 नहीं जा सकते तो 14 में 8 जाएंगे तो 6 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है 2/7। अब इसे भाग कर लें हम, जैसे भाग करेंगे 7 तिया 21 होगा, बचा कितना है 5 बचा है। तो हम कैसे 7 सत्ते 49 होता है, 7 सत्ते 49 होता है। तो हम कह सकते हैं 37.7 इसका सही आंसर हो जाता है। इसका मतलब कितनी धातु की आवश्यकता होगी, तो आप कह सकते हैं 37.7 मीटर क्यूब, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया है वह सर्किल दिया है। अब इस सर्किल में एक त्रिज्या खंड बना है, और इस त्रिज्या खंड का हमको क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल कितना है 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वृत्त की त्रिज्या दी है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और इस त्रिज्या खंड के द्वारा जो चाप बना है उस चाप की लंबाई दी है। तो अब एक बात बताइएगा हमको सवाल में क्या दिया है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और वृत्त की त्रिज्या दी है, त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा क्या है चाप की लंबाई पूछा है। तब एक बात बताइए सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। हमें ये पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 R इंटू एल होता है। अब R क्या है वृत्त की त्रिज्या है, L क्या है चाप की लंबाई है, और A क्या है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखिएगा कितना दिया है 32 पाई बराबर 1/2, R का मान 12 है, गुणा L निकालना है। अब देखिए इस 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा 6 बार। अब 6 इधर मल्टीप्लाई करता है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो हम कह सकते हैं कितना आएगा 32 पाई बराबर 6 इंटू एल,
अब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ कितना हो जाता है 32 पाई बटे 6 बराबर एल। चाप की लंबाई हो जाती है। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर 16 आएगा नीचे 3 आएगा और यहाँ पाई आ जाता है। ये किसकी लंबाई आ जाती है चाप की लंबाई आ जाती है और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 16/3 पाई, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले एक वृत्त है। अब इस वृत्त पर एक क्या है चाप है। अब इस चाप की लंबाई दे रखी है 23.1 सेंटीमीटर। इस चाप के द्वारा इसके वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री है 18 डिग्री है। तो हमसे पूछा है इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल के लिए पहले इस वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए और त्रिज्या के लिए हमें क्या दिया है चाप की लंबाई दी है। आप जानते हैं चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो यहां पर देखिए एल का मान कितना है 23.1 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 होगा। आर का मान हमें निकालना है और केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री 18 और बटे कितना हो जाता है 360 हो जाता है। बस यहाँ सोल्व कर लेते हैं आर का मान निकाल लेते हैं। अब 18 से इसको डिवाइड करें कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। अब 11 से डिवाइड करिए 11 दूनी 22 होगा 11 का ना 11 हो जाता है और 11 दूनी 22 2 दूनी 4 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। तो इधर कितना आया 2.1 बराबर आर बटे नीचे कितना हो जाता है यहाँ 35 हो जाता है। अब 35 इधर डिवाइड करता है इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 2.1 गुणा 35 बराबर आर हो जाता है। तो 35 ही का ना 35 हो जाता है 35 दूनी 70 और 70 में 3 जोड़ेंगे तो 73 हो जाता है। तो 73.5 सेंटीमीटर बराबर कितने आ जाता है रेडियस आ जाती है। अब बताइए रेडियस तो हमसे पूछी नहीं, हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के। अब पाई का मान कितना है यहाँ पर पाई 22/7। अब आर का मान है 73.5। अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं 73.5। तो हम पहले क्या हटा लेते हैं पॉइंट हटा लेते हैं। जैसे पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाते हैं 2 जीरो लग जाते हैं। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं 5 से डिवाइड करिएगा 5 छिकाना 5 और 0 5 सत्ते 35 हो जाता है। फिर देखिए 5 से डिवाइड करिए ऊपर कितना है 21 आएगा और नीचे कितना आ जाता है 20 आ जाता है। 5 से डिवाइड करिए 5 चौक 20 होगा और यहाँ कितना आएगा 5 छिकाना 5 हो जाता है। बचा कितना है 2 5 चौक 20 होगा 5 सत्ते 35 हो जाता है। अब 2 से डिवाइड करिए ऊपर 11 आएगा नीचे 2 हो जाता है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई कितनी आती है 11 गुणा 21 गुणा 147 और बटे 2 हो जाता है। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 11 का ना 11 होगा 11 दूनी 22 और 23 और गुणा 147 बटे 2 हो जाता है। तो जैसे हम 231 के गुणा 147 से करते हैं तो क्या आएगा 7 आएगा 7 से 21 हो जाता है 7 दूनी 14 14 और 2 16 हो जाता है। इसी प्रकार से 4 आएगा 4 तिया 12 हो जाता है 8 और 1 9 हो जाता है। यहाँ पर 1 आएगा यहाँ 3 आएगा यहाँ 2 आ जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा देखिएगा 7 आएगा और यहाँ 5 हो जाता है यहाँ 9 आ जाता है और यहाँ पर 13 और यहाँ 3 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 3 3 9 5 7 अब बटे 2। अब जैसे इसे 2 से हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो कितना आता है देखिएगा 2 ही करना 2 होगा तो बचा 1 13 हो जाता है 2 छंग 12 हो जाता है बचा 1। अब 2 नम 18 हो जाता है बचा यहाँ पर 1 15 हो जाता है। अब 2 सत्ते 14 होगा बचा कितना 1। अब बताइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाता है 14 1 बचा 16 आता है 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या जाता है वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है 16,978। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर कौन सा सही होगा पहला वाला इसका ऑप्शन सही हो जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ध्यान पूर्वक किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त के क्षेत्रफल का 9 गुना एक वर्ग के क्षेत्रफल के 3 गुना के बराबर है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं और फिर हम एक वर्ग बनाते हैं। तो बताइएगा वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और वृत्त किससे बना होता है, त्रिज्या से बना होता है। तो हम पहले यहाँ क्या लिख लेते हैं, देखिएगा आर लिख लेते हैं और यहाँ क्या लिख लेते हैं, वर्ग की भुजा ए लिख लेते हैं। तो बताइए इसका पहला क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई आएगा आर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा कितनी, ए स्क्वायर हो जाता है। अब उसने कहा वृत्त के क्षेत्रफल का 9 गुना, इसके क्षेत्रफल का कितना गुना, 9 गुना। तो 9 पाई आर स्क्वायर। और इस वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुने के बराबर 3 ए स्क्वायर। दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ बराबर हो जाते हैं। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम रेशियो निकालते हैं, देखिए यहाँ क्या है, 9 पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3 ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यही तो आ जाता है। तो यहाँ पर आएगा 3/9 पाई। अब 3 से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आता है, 1/3 पाई आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं आर बटे ए कितना माना जाता है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमसे क्या पूछा है, वृत्त के व्यास और वर्ग के विकर्ण का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप बताइएगा वृत्त के वर्ग का विकर्ण कितना होता है भुजा के अनुसार। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, तो अब भुजा कितनी है, a√2 हो जाता है, यही तो होगा। यदि भुजा a है तो उसके अनुसार विकर्ण क्या होगा, a√2 होगा। यदि आप कहेंगे त्रिज्या r है तो इसका व्यास कितना होगा, तो आप जानते हैं व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल होगा। यदि यहाँ देखिएगा इसे व्यास बनाया जाए तो ऊपर से कितने से गुणा कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे 2 से गुणा कर दीजिएगा। और नीचे कितने से गुणा कर दीजिएगा, √2 से गुणा कर दीजिएगा। तो इधर भी आपने देखिएगा जब इधर आपने √2 से गुणा करी है तो इधर भी आपको √2 से गुणा करनी होगी। अब यहाँ देखिए 2 से गुणा करिए, यहाँ भी 2 से गुणा करनी होगी ना, तो रेडियस बदल जाएगी और अब उसकी साइड बदल जाती है। अब एक का तो क्या होता है, देख इसको हम अलग कर लें तो एक का स्क्वायर रूट एक ही होता है, तो ऊपर एक आ जाता है और नीचे कितना जाता है, देखिएगा 3 पाई हो जाता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ तो क्या बन जाता है, देखिएगा ये तो बन जाता है इसका डायमीटर व्यास हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, पूरा का पूरा नीचे विकर्ण बन जाता है, डायगोनल्स बन जाता है। और यही हमसे पूछा गया है, बस इसको हम आंसर के रूप में लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ √2 है, यदि √2 किसी नंबर्स को डिवाइड करेगा तो वह कितनी बार, देखिए 2 से 2 कट जाता है, मगर √2 से डिवाइड करा है तो √2 ऊपर आ जाता है। तो ऊपर हम कह सकते हैं कितना आएगा, √2 और नीचे आ जाता है √3 पाई। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आंसर आपको ऑप्शन में दिया है। तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हैं ध्यानपूर्वक। तो बताइए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल। तो एक टंकी है और इस टंकी का आधार जो है वो क्या है, आयताकार है। तो बताइएगा, तो इसका आधार क्या हो गया, आयताकार जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। अब इस टंकी में पानी भरा जाएगा तो ये क्या बन जाता है, क्यूवेट बन जाता है, घनाभ बन जाता है इस प्रकार का। तो वो कहता है इसके आधार का क्षेत्रफल हमको दे रखा है। तो हम कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणा B। ये इसकी ऊंचाई है, तो कितना दिया है, 720 मीटर स्क्वायर दिया है। आगे कहता है इसमें भरे पानी का आयतन कितना है, 28,400 मीटर क्यूब है। तो बताइएगा पानी जब भरेगा तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं इसका वॉल्यूम क्या दे रखा है, आयतन कितना दिया है, तो आयतन दे रखा है 28,800 मीटर क्यूब दिया है। तो आप जानते हैं, तो आपसे पूछा है टंकी में पानी की गहराई कितनी है। तो आप बताइए आयतन होता क्या है, तो आपको पता होगा L गुणा B और गुणा H होता है। तो हमारे पास इसका मान तो दे रखा है, इसका मान कितना दिया है हमारे पास 720 और गुणा क्या निकाल दे, H निकाल दे। H का मतलब गहराई कह दीजिए या ऊंचाई कह दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गहराई की बात करी तो ये H गहराई का बन जाता है। और इसका मान कितना दिया है,
28,800 मीटर क्यूब दिया है। अब हम आसानी से काट सकते हैं, इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। अब बताइए कितनी बार जाएगा ये, तो बताइएगा, तो हम कह सकते हैं इससे हम इसको 4 बार डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाता है 40। अब ये क्या था, मीटर था, तो ये मीटर में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं गहराई कितनी होगी 40 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, किया जा सकता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात 17:15 है। यदि पथ की चौड़ाई 40 मीटर है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो बताइएगा, दो परिधि है, एक आंतरिक परिधि है, एक बाह्य परिधि है। अब इन परिधि का अनुपात दिया है, तो बताइए बाह्य परिधि जो बनी होगी वह बड़ी आर से बनी होगी और आंतरिक परिधि जो बनी होगी वह छोटी आर से बनी होगी। तो बताइएगा बाह्य परिधि कितनी होगी 2πr कैपिटल आर के अनुसार, और आंतरिक परिधि जो होगी 2πr स्मॉल आर के अनुसार। और दोनों का रेशियो दिया है, वह कितना है 17:15। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, 2π से 2π कट जाता है। तो बताइए r बटे r का रेशियो कितना होगा 17:15 होगा। अब हमें दे रखा है क्या है, पथ की चौड़ाई। तो पथ की चौड़ाई किस प्रकार से होगी, बड़ी त्रिज्या में से यदि छोटी त्रिज्या घटा दी जाए तो पथ की चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर पथ की चौड़ाई रेशियो के अनुसार कितनी होगी 2 होगी, लेकिन सवाल में कितने मीटर है 40 मीटर है। तो 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 20 मीटर के। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, कौन सी, आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या का रेशियो कितना है 15 है। तो 15 के अनुसार त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं 15 दूनी 30, 300 मीटर आंतरिक त्रिज्या हो जाती है। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत के अंदर खींचे गए 3 गैर प्रतिच्छेदी वृत्त द्वारा ढका जा सकने वाला अधिकतम क्षेत्रफल कितना है। तो बताइएगा एक आयत है, अब इस आयत के अंदर 3 वृत्त खींचने हैं और तीनों के तीनों वृत्त आपस में प्रतिच्छेद नहीं करने चाहिए, इसका मतलब स्पर्श करने चाहिए। तो इस आयत की भुजा कितनी है, एक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो अब एक बात बताइएगा, ये 8 है तो हम कह सकते हैं ये हमने एक लाइन खींच ली है। देखिए अब इसमें हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया जो स्पर्श किया, इसमें भी हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। अब यहां देखिएगा दूसरा वृत्त हमको यहां पर दिखेगा, ऐसा बनाना है, ये देखिएगा। तो हमने इसमें 3 वृत्त बना लिए। तो आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वह कितनी है 12 है। अब ये देखिए यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी है 8 है। तो हम कह सकते हैं ये वाली लेंथ कितनी है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये 4 सेंटीमीटर यहाँ तक, और 4 सेंटीमीटर ये होगी। अब जब 4 सेंटीमीटर लेंथ होगी तो हम कह सकते हैं ये रेडियस कितनी होगी इसकी 2 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी 2, इसकी भी रेडियस कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं जो छोटा वृत्त बना है उसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइएगा, सिंपल सी यहाँ थ्योरी बन जाती है। तो आप कहेंगे यहां से लेकर यहां तक भी जो ये लेंथ होगी वह कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, और टोटल लेंथ कितनी थी यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर थी, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे 8 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ये यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है ये 8 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी ये 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं हमारे पास दो सर्किल तो एक से बने हैं जिनकी रेडियस समान है, एक सर्किल जो बना है उसकी 4 सेंटीमीटर रेडियस है। आपसे पूछा है अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ आर कितनी है देखिएगा 2 है, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, देखिए रेडियस कितनी है इसके अनुसार 4 है, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा। तो हम कह सकते हैं अधिकतम क्षेत्रफल यही बन सकता है, 3 वृत्त जब आपस में स्पर्श करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होगा 24 पाई होगा। अब आंसर आपको क्या में दे रखा है पाई में, तो आप पाई में लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका
करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि त्रिभुज एबीसी में एम एन बीसी के समांतर है, तो बताइए हमारे पास एक त्रिभुज है, ये एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी और ये सी है। आगे कहता है एम एन जो है बीसी के समांतर है, तो ये एम है और ये एन पॉइंट है। आगे कहता है और एम और एन क्रमशः ए बी और बी सी के बिंदु हैं। चतुर्भुज बनता है, यहां पर देखिएगा उसने कहा चतुर्भुज एम बी सी एन का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। आगे रेशियो दे रखा है हमारे पास, ए एन का रेशियो कितना है, देखिएगा यहाँ पर ये वाला रेशियो दिया है आपके पास, ए एन का रेशियो 4 के रेशियो में है और एन सी का जो रेशियो है वह 5 के रेशियो में है। तो यहाँ से लेकर ये कितना है 5 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ए एन रेशियो एन सी बराबर कितना है 4:5 है। आप जानते हैं देखिएगा जब ये भुजा इसके समांतर है तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनते हैं, 2 त्रिभुज आप कह सकते हैं। एक त्रिभुज कौन सा है, छोटा वाला त्रिभुज है, और एक त्रिभुज जो है इसमें बड़ा वाला त्रिभुज है। तो आप कह सकते हैं कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, ये तो बड़ा त्रिभुज हो गया है, और दूसरा त्रिभुज है ए एम एन। अब इन त्रिभुजों में हम देखते हैं तो ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी लगेगी इसमें, क्योंकि ये वाला कोण इसके समांतर, क्योंकि ये दोनों देखिएगा ये पैरेलल लाइन है तो ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये कोण क्या होगा आपस में कॉमन होगा जो दोनों त्रिभुज के अंदर लगता है। अब जब ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं इनका रेशियो भी बराबर हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, त्रिभुज ए बी और सी, क्योंकि ए किसके बराबर है यहाँ पर देखिए ए के, और एम बराबर है किसके बी के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं आपस में सिमिलर हो जाते हैं, ए एम एन हो जाते हैं। अब बड़ा आसान हो जाता है देखिएगा, और जब आप जानते हैं जब ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं, तो अब इनका क्षेत्रफल भी आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए एम किसका एन का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। इनकी संगत भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी संगत भुजा क्या होगी देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक होगी, तो 4 ये 5 ये, तो 5 4 9, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 का वर्ग आएगा। इसी प्रकार से ए एम एन की संगत भुजा क्या होगी 4 होगी, तो 4 का वर्ग कितना होगा यहाँ पर देखिएगा 16 हो जाता है। आप क्या लिख सकते हैं 4 का वर्ग लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात आ जाते हैं यहाँ पर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात आ जाता है, तो ऊपर कितना है 81 आएगा और नीचे 16 आ जाता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है देखिएगा किस प्रकार से, तो आप कहेंगे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा 81 होगा इसके अनुसार, और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पर 16 होगा। यदि मैं इसका क्षेत्रफल बड़े वाले क्षेत्रफल में से घटा दूं तो इसका क्षेत्रफल बच जाएगा नहीं बच जाएगा, तो जैसे हम घटाएंगे तो हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 11 में से कितना जाएगा 6 जाएगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा, तो 7, 7 में से 1 जाएगा तो हम कह सकते हैं कितना बचेगा 6 बचेगा। और ये किसका क्षेत्रफल होगा हमारे अनुसार, तो आप कह सकते हैं चतुर्भुज कौन सा एम एन सी बी, इसका क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास आ जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा 65 आएगा। तो मेरे अनुसार 65 है और सवाल में कितना दिया है 130 दिया है, तो 65 बराबर कितने के हो जाता है 130 के हो जाता है, और 65 दूनी कितना होगा 130 हो जाता है। तो एक का मान कितने के बराबर होगा 2 के। तो अब आपसे पूछा क्या है, तो त्रिभुज एम एन ए का मान पूछा है, ये वाला आपका त्रिभुज का एरिया पूछा है। तो आप जानते हैं इसका एरिया कितना होगा 16 के रेशियो में, तो बताइए 16 गुणा 2, क्योंकि एक का मान 2 है, तो 16 दूनी 32 यहाँ पर आ जाता है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और मीटर है तो
मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। बड़ा आसान सवाल है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 वृत्त को स्पर्श करता है। तो 3 वृत्त हैं और तीनों के तीनों आपस में क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। यहां पर देखिएगा, आगे कहता है इन तीनों वृत्त के द्वारा घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। इस वाले क्षेत्रफल को हमको निकालना, बड़ा सिंपल सा हो जाता है। तो आप कहेंगे सबकी रेडियस क्या है? समान है। देखिएगा, सारे के सारे वृत्त की रेडियस क्या है? समान है। तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। जो ये आंतरिक जो भाग है इसका, जब 3 वृत्त स्पर्श करते हैं तो इसका एरिया कितना होगा, ये आपका देखिएगा बड़ा आसान हो जाता है यदि आप इसको फॉर्मूला जानते हैं। निकालने में भी टाइम नहीं लगेगा, यदि आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 माइनस के π/2 r²। ये क्या होता है? आंतरिक भाग जो इन तीनों के वृत्त के द्वारा आपस में घिरा होता है। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रेडियस कितनी है? r है 7 है। तो √3 माइनस के π/2, r का मान कितना है? 7 है। 7 सत्ते 49 हो जाता है। अब बताइएगा यदि 49 के अंदर गुणा कर लें तो यहाँ होगा 49√3 और यहाँ हो जाता है। अब पाई का मान भी होगा, यहाँ पर देखिएगा पाई का मान कितना होगा? 22/7 और यहाँ पर ऑलरेडी नीचे कितना था? 2 था। अब इसको जैसे हम डिवाइड करते हैं तो सिंपल सी गुणा भाग हो जाती है। 7 सत्ते 49 होता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाता है? 49√3 माइनस के 77 और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो बताइए कितना आंसर होगा? 49√3 और माइनस के 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयताकार पार्क 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा है। पार्क की सीमा के साथ साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है जो पार्क के क्षेत्र के पूरी तरह से भीतर रहता है। तो बताइए एक पार्क है, इस पार्क की लंबाई है और इस पार्क की चौड़ाई है। तो लंबाई कितनी है? देखिएगा यहां पर है 120 मीटर लंबाई है इसकी और 104 मीटर चौड़ाई है। अब उसने कहा पार्क के भीतर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो बताइएगा जब रास्ता है 1 मीटर का और ये पार्क के भीतर है, सवाल में साफ साफ लिख के दिया है, तो आप कह सकते हैं तो पार्क की आंतरिक जो चौड़ाई होगी वह कितनी होगी? क्योंकि 1 मीटर इधर छोड़ दिया जाता है चौड़ाई को और 1 मीटर इधर छोड़ दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितनी होगी? 102 मीटर होगी। और लंबाई जो होगी पार्क की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वह कितनी हो जाती है? 1 मीटर इधर लंबाई छोड़ दी जाती है और 1 मीटर इधर लंबाई छोड़ दी जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 118 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है। और ये क्या हो जाता है? ये रास्ता हो जाता है जो आयताकार पार्क के चारों तरफ भीतर की तरफ दिया है। ये जो आपका क्या है? ये रास्ता है। अब आगे क्या कहा है देखिएगा, सवाल कहता है इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे पार्क की 4 दीवारी के साथ साथ चलते हैं। रास्ते के अंदर के किनारों को नगण्य मोटाई के एक सफेदी रेखा पोती जानी है। यदि प्रत्येक मीटर पर सफेदी रेखा पोतने पर 2.50 रुपए खर्च आता है तो रास्ते के अंदर के किनारे को पूरी तरह से पोतने के लिए कितना खर्च आएगा? तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, ध्यानपूर्वक यहां देखिएगा, इस वाले लंबाई चौड़ाई इस पर सफेदी पोती जानी है। इसकी नगण्य का मतलब ऐसी लेंथ जिसको नहीं माना गया, इतनी मोटाई पर क्या पोती जाती है? सफेदी पोती जाती है। और जिसका खर्चा कितना है? तो 2.50 रुपए है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? आयताकार, आयत का क्या है? परिमाप ही है। तो हम यहां देख सकते हैं आयत का परिमाप कितना होता है, यहां पर जानते हैं आप, पैरामीटर का परिमाप जो होगा, तो माप कौन सी लेनी होंगी? जिस पर
पुताई होनी है, पुताई किस पर होनी है, आंतरिक वाली माप पर। तो हम कह सकते हैं पहले तो आपको परिमाप पता होना चाहिए, 2l+b होता है। तो यहाँ क्या होगा, 2l का मान कितना है 118 प्लस, और यहाँ पर b का मान कितना है 102 है। तो जैसे ही हम इसे देखिएगा जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 8 2 10 हो जाता है, और यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ भी 2 आ जाता है, और गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आता है 440 मीटर आ जाता है। तो जिस माप पर पुताई होनी है वह टोटल माप कितनी है, 440 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो 2.5 रुपए के अनुसार 440 मीटर पर पुताई होनी है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या जाता है, 2 जीरो आ जाते हैं। अब 25 से डिवाइड कर लो तो आप जानते हैं ऊपर 10 आएगा, नीचे कितना आ जाता है 4 आ जाता है, 25 चौका 100 होता है। अब देखिएगा इससे इसको डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 110 आएगा। तो टोटल देखिए कॉस्ट कितनी आ जाती है 1100 रुपये उस पर पुताई पर खर्च होगा। तो हम कह सकते हैं कितना आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। सवाल देखने में बड़ा है, करने में बहुत आसान है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है, सुबह 8 से 8:45 के बीच मिनट की सुई द्वारा घूमे गए घड़ी के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा, पहले एक घड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये 12 होगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा, 10, यहाँ पर ये 11, 7, ये 8 होता है, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा। तो बताइएगा जब 8 बज रहे होंगे तो छोटी वाली सुई तो किस पर होगी, 8 पर होगी, और बड़ी वाली सुई ये किस पर होगी, 12 पर होगी। अब यहाँ देखिएगा फिर कहता है, देखिएगा ये फिर सुई किस पर पहुंच जाती है, यहाँ देखिएगा ये बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बनाई जा रही है। तो ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। तो हम कह सकते हैं ये कितना होगा 10 और ये 11 होगा। तो अब मैं आपसे कह सकता हूँ ये 8 है। तो बड़ी वाली सुई जो है वह घूमकर यहां से और घूमकर कहाँ जाती है, बड़ी वाली सुई 10 पर आ जाती है, क्योंकि उसने कहा है 45 है। तो हम कह सकते हैं, सॉरी 10 पर नहीं, 45 पर तो 50 हो जाएगा, वह किस पर आ जाती है, तो आप कह सकते हैं 9 पर आ जाती है। कितने पर आ जाती है, ये 9 पर आ जाती है। तभी तो कितने बजेंगे, 8:45 होंगे। अब एक बात बताइएगा, तो इसने कितना एंगल चला है, सबसे बड़ी बात तो ये है आपको एरिया कौन सा निकालना है, तो एरिया आपको ये वाला निकालना है, ये आपको एरिया निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। आप बताइएगा घड़ी वाली जो सुई होती है, मिनट वाली सुई, एक बार यदि चल लेती है तो उसमें कितने मिनट हो जाते हैं, 60 मिनट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं 60 मिनट में वह कितना एंगल बना लेती है, पूरा घूम जाती है तो पूरा कितना एंगल होता है, सेंटर पर बना कोण कितने डिग्री होता है, 360 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 0 से ये 0 कट जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट यदि मिनट वाली सुई चलती है तो घड़ी में कितने डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री कोण बनाती है। लेकिन यहाँ तो देखिएगा कितने मिनट चल चुकी है, 45 मिनट चल चुकी है। तो आप कह सकते हैं 45 मिनट में उसके द्वारा कितना कोण बना होगा, तो वह निकाल लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाता है, 270 डिग्री हो जाता है, नहीं हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। जब आपको ये पता चल गया केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कितने डिग्री का है, 270 का। तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो एरिया कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाता है यहाँ पर। अब देखिएगा पाई का मान कितना है, 22/7 है। अब आर का मान कितना है देखिएगा, तो आर क्या है, ये रेडियस क्या होगी, मिनट वाली सुई की लंबाई होगी। तो हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 400 हो जाता है, और 270/360
बड़ा आसान हो जाता है सवाल यहाँ देखिए करना। हम कह सकते हैं देखिए 0 से 0 काट सकते हैं, 9 से काटिएगा, 9 तिया 27 होगा, 9 चौक 36 हो, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। तो बता सकते हैं ऊपर मान कितना आएगा, क्योंकि ऊपर तो अब कटेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 6600 और बटे 7, और ये क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है, जो मिनट वाली सुई के द्वारा तय किया गया, और ये इसका आंसर हो जाता है। ये जो घड़ी बनाई गई सिर्फ समझाने के लिए बनाई गई है, आप सब कुछ जानते हैं तो एक लाइन का ही सवाल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं इसका ए ऑप्शन इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 मीटर के आधार व्यास और 9 मीटर की तिर्यक ऊंचाई वाले किसी शंकुकार टेंट को बनाने के लिए 2 मीटर की चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी यदि अवयव को नगण्य मान लिया जाए। तो इसका मतलब एक टेंट बनाया जाता है और ये टेंट शंकुकार है, और इस टेंट के आधार की जो व्यास है वह 14 मीटर है। तो बताइए कितने मीटर है, 14 मीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है, स्लांट हाइट जो है, वह 9 मीटर है। तो हम ये कह सकते हैं देखिए यहाँ से इसको मिला लें, तो शीर्ष बिंदु से मिलाया तो ये क्या हो जाती है, इसकी रेडियस, हमें रेडियस की जरूरत है, और रेडियस क्या होती है, जो व्यास है उसका आधा होती है, तो हम कह सकते हैं ये 7 मीटर होगी। अब जब टेंट बनाया जाता है तो उस टेंट के बकपृष्ठ को लिया जाता है, चाहे वह शंकुकार हो चाहे वो बेलनाकार हो। तो हम कह सकते हैं हमें किसकी जरूरत होगी, कपड़े का एरिया निकालने के लिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ बकपृष्ठ की जरूरत होगी। तो बकपृष्ठ सरफेस एरिया, बकपृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसका लेना होगा, जिस प्रकार टेंट बनाया गया है, तो टेंट किस प्रकार का बनाया है, शंकुकार बनाया है, तो हम कह सकते हैं शंकु का सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है। अब बताइएगा पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान कितना है, 9 है। 7 से 7 कट जाता है, 9 दूनी 18 हो जाता है, अब 9 दूनी 18 19। तो हम कह सकते हैं जो टेंट को बनाने में कपड़े का प्रयोग किया गया वह कितना था, 198 मीटर स्क्वायर था। अब कहता है उस कपड़े की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। तो अब बताइएगा, हम जानते हैं जब चौड़ाई दी है तो लंबाई भी होगी, तो हम कह सकते हैं एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बराबर हमारे पास कितना है, 198 मीटर स्क्वायर है। और कपड़े की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है, तो हम कह सकते हैं 2 बराबर 198। अब 2 से जैसे ही से डिवाइड करेंगे तो एल का मान कितने के बराबर हो जाता है, एल का मतलब लेंथ है, यहाँ ये स्लांट हाइट थी, यहाँ ये एरिया वाली लेंथ है, तो आप कह सकते हैं तो यहाँ कितना जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाता है, 9 दूनी 18 हो जाता है। इसका मतलब उस कपड़े की जो लंबाई है वह कितने मीटर है, 98, 99, सॉरी 99 मीटर, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनमें से प्रत्येक की परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। तो बताइए दो वृत्त हैं, समान त्रिज्या है और दोनों के दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, और दोनों के दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो ये केंद्र पहले वृत्त का है और ये केंद्र दूसरे वृत्त का है, और दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। तो रेडियस कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है। तो अब बताइएगा दोनों के केंद्र के बीच की दूरी भी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। तो हम कह सकते हैं ये वाली यहां से तो यहां तक की लेंथ कितनी होगी, ये भी 30 होगी क्योंकि रेडियस होगी, और ये भी कितनी लेंथ होगी, 30 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, ट्रायंगल देखते हैं, और जिसकी सारी साइड क्या है, आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल बना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, और जब सारी साइड बराबर है तो सारे कोण भी बराबर होगा, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा। अब ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। अब हमसे पूछा है, ये पूरा क्षेत्रफल पूछा है। यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसका एरिया निकाल लूं, इसका पूरे का एरिया, ध्यान देना यहां तक का एरिया, तो ये एरिया किस प्रकार से निकाला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन जाता है, ये
त्रिज्याखंड बन जाता है। तो पहले हम इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, त्रिज्याखंड बन जाता है। खंड का क्षेत्रफल। आप जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से, आप बताइए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो आप बताइएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पर देखिएगा ऐसा लिखा रहता है पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो हम 60 लिख दें ऊपर और नीचे कितना हो जाता है, तो हम कह सकते हैं 360 हो जाता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 6 आ जाता है। अब इस बात को थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, यहाँ पर ये वाला एरिया भी निकालना पड़ा मुझे, ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया, तो वो कहते हैं वो भी इतना ही होगा। यदि मैं इसे 2 से गुणा कर दूं तो वह कितना आ जाता है, पाई आर स्क्वायर बटे 3। मगर आप जानते हैं इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ था, जो ट्रायंगल बना हुआ था वह 2 बार एरिया ऐड हो जाता है, इधर से भी ऐड हो जाता है, इधर से भी ऐड हो जाता है। इसका मतलब जो बीच वाला ट्रायंगल था दोनों के एरिया में काउंट हो जाता है, तो 2 बार काउंट हुआ है, तो एक बार हम उसको निकाल देते हैं। तो एक बार कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिएगा, तो आप जानते हैं ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब उसका एरिया कितना होता है देखिएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सबको पता है कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ पर क्या है, तो आप जानते हैं जो रेडियस है वही साइड है। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाता है, √3/4, और यहाँ रेडियस कितनी आर ही ली है, तो यहाँ भी आर ले लीजिएगा, आर स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब है कि इतना एरिया इसमें से घटा दें तो जो आप कह सकते हैं, तो ऊपर का पूरे का ऊपर का एरिया आ जाता है। अब जैसे हम निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कितना आएगा, देखिएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर बटे 3 माइनस के √3/4 आर स्क्वायर, ये तो आ जाता है। अब आपसे मैं कहूं यहाँ पर आर स्क्वायर यदि कॉमन कर लूं तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाती है, देखिएगा पाई/3 माइनस के √3/4 पाई आ जाता है। तो आप कह सकते हैं ये ऊपर वाले भाग का एरिया जाता है। यदि मैं आपसे कहूं ये ओ है, तो ये क्या है, पी है, और ये क्या है, ए है, तो ये किस भाग का एरिया जाता है, तो एरिया जो आता है ये ओ पी ए का एरिया आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। यदि आपसे ध्यानपूर्वक समझेंगे तो ये आसानी से समझ सकते हैं। अब एक बात बताओ, यदि मैं इसका डबल कर दूं तो हम कह सकते हैं ये बी है, यदि इसी का डबल कर दूं तो निचला वाला भी एरिया इतनी होगा। तो डबल करना कुछ नहीं है, बस इसमें आप क्या कर दें, गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें। जैसे ही आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये सिंपल सा एक गुणा भाग का सवाल बन जाता है। यहाँ देखिएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, आर स्क्वायर, यहाँ कितना होगा 2 पाई/3, और माइनस के यहाँ कितना आ जाता है, √3/2, यही आ जाता है। जैसे 2 से गुणा करेंगे अंदर करेंगे तो ये बन जाता है। अब आर का मान आपको सबको पता है, यहाँ 30 है, तो बताइए आर का मान 30 है, 30 का स्क्वायर क्या होगा, 900 हो जाता है। अब इसके अंदर गुणा कर लें 2 पाई/3 माइनस के, तो यहाँ भी 900 हो जाता है, 900 √3/2 हो जाता है। अब देखिए सिंपल सी गुणा भाग बन जाती है, बड़ा नहीं है, समझने का सवाल है। तो अब देखिए जैसे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 300 और 300 दूनी 600, 600 पाई, ऐसे इसको देखिए यहाँ पर कितना आएगा 450 √3, यही एरिया आ जाता है। जो अंदर वाले भाग का एरिया कितना होगा टोटल, 600 पाई माइनस के 450 √3, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। ध्यान पूर्वक किया जाए ना तो बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दी गई आकृति में चतुर्थांश हमारे पास दे रखा है, और ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है, यहाँ देखिएगा, तो ए बी जो है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है यहाँ तक, आगे दे रखा है देखिएगा, और ये क्या है, एक ए बी सी डी वर्ग है। आपसे जो पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो बड़ा आसान है,
देखिएगा ये क्या बना है, त्रिज्या खंड बना है। तो इसका एंगल तो हम जानते हैं, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। बस इसकी रेडियस बदल जाए, तो रेडियस यहां से निकालने की जरूरत नहीं है, रेडियस आप यहां से निकालिए। ये क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो यदि वर्ग का विकर्ण आप जानते हैं, भुजा का कितना होता है, भुजा √2 होता है। इसका मतलब यदि वर्ग की भुजा कितनी है, 16 है, तो इसका विकर्ण कितना होगा यहां से यहां तक, 16√2 हो जाता है। और आप जानते हैं यदि आपको ये वाली लेंथ पता चल गई, तो ये क्या है, ये रेडियस है किसके लिए, एक चाप जो दिया है ए पी सी क्यू का, जो चाप दिया उसके लिए रेडियस बन जाती है। तो हम कह सकते हैं जो त्रिज्या खंड है उस चाप की त्रिज्या कितनी होगी, 16√2 होगी। इतनी बात तो प्रॉपर समझते हैं। तो पहले हम उसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो यहाँ क्षेत्रफल किसका निकालते हैं, त्रिज्या खंड, खंड का क्षेत्रफल। जो सेक्टर बना है उसका एरिया पूछा है, तो एरिया निकालना, सॉरी, तो हम जानते हैं कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा पाई r² थीटा बटे 360 हो जाता है, कितना होगा 360। और आप जानते हैं ये देखिएगा यहाँ थीटा कितना है, 90 है, तो 90 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, पाई r² बटे 4 हो जाता है। तो ये तो किसका है, ये त्रिज्या खंड, और किस त्रिज्या खंड का, ए पी सी क्यू, जो ये चाप बना है उसका एरिया आ चुका है। यदि उसके एरिया में से किसका एरिया घटा दिया जाए, वर्ग का एरिया घटा दिया जाए, वर्ग का एरिया घटा दे, तो ये छायांकित भाग आ जाता है। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं इसमें से इसका एरिया घटा दूं, तो यदि आप इसकी वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा। तो 22/7 गुणा कितना है, 4 है, और आर का मान कितना है यहाँ देखिएगा, 16√2, तो 16 गुणा 16, सॉरी, तो आप 16√2 का क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, पहले इतना प्रॉपर लिख लीजिएगा। तो 22 गुणा 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, और गुणा 2 और बटे 7 गुणा 4, ये हो जाता है। अब देखिए इससे कट जाता है, 4 से 2 बार ये कटेगा, ये 11 बार कट जाएगा, तो ऊपर वैल्यू जो आएगी वह कितनी आएगी, 11 गुणा 256/7, इतना आ जाता है। यदि इतने के एरिया में से कितना घटा दिया, वर्ग का एरिया घटा दिया जाए, तो वर्ग का एरिया आप जानते हैं कितना होगा, साइड स्क्वायर होगा। तो 11 से गुणा कर लें, 11 छंग 66 होता है, 11 पंजे 55, 55 में हम 6 जोड़ें तो कितना हो जाता है, 61 हो जाता है। अब 11 दूनी 22, और 22 में हम कितना जोड़ दें, 6, तो 28 हो जाता है बटे 7। इसमें से कितना एरिया घटा दी जाए, ये वर्ग का एरिया घटा दिया, वर्ग की साइड कितनी है, 16 है, तो 16 का स्क्वायर तो हम जानते हैं कितना होगा, 256 घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। तो आप इसकी भी गुणा इधर कर लीजिएगा, 2816 माइनस 7 छंग 42 हो जाता है, कितना होगा, 42 हो जाता है। अब 5 सत्ते 35, 35 में हम 4 जोड़ेंगे तो 39 हो जाता है। अब 7 दूनी 14, और 14 में कितना जोड़ा जाए, 3, तो 17 हो जाता है, और बटे 7 प्रॉपर घटा लीजिएगा। अब देखिए 6 में से 2 जाएंगे तो 4 आएगा, इसी प्रकार 11 में से 9 जाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ कितना हो जाता है, 17, 17 में से कितना जाएगा, 7, देखिएगा सॉरी 7 में 7 जाएगा, 0 आएगा, और यहाँ आ जाता है 1 आ जाता है, डिवाइड बाई 7। अब 7 से भाग करिएगा, देखिए यहाँ पर, तो हम जानते हैं कितनी बार जाएगा, 7 का 7 होगा, बचा कितना है, 3, तो अब बताइए 32 हो जाता है, 7 चौक 28 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, देखिएगा 145 आप इसे पूरा डिवाइड करेंगे, 145.92 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। और ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाता है, भारी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जैसे कि दी हुई आकृति में दिखाया गया है कि बड़े अर्धवृत्त के अंदर 3 अर्धवृत्त बराबर त्रिज्या वाले खींचे जाते हैं, ताकि उन सभी के व्यास बड़े अर्धवृत्त के व्यास पर बैठ जाएं। अछायांकित भाग और छायांकित भाग क्षेत्र के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान सवाल है। तो सबसे पहले बड़ा अर्धवृत्त है, उस अर्धवृत्त के अंदर 3 अर्धवृत्त समान त्रिज्या के खींचे जाते हैं। तो हमने इसका देखिए व्यास माना यहां से यहां तक 2r, इसका भी व्यास कितना होगा, 2r होगा।
और इसका भी व्यास कितना होगा, डायमीटर जो होगा 2r होगा। तो अब बताइएगा, तो बड़े अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा यहां से लेकर यहां तक, तो हम कह सकते हैं 6r होगा। लेकिन वृत्त जो बनता है वो त्रिज्या से बनता है, तो इस वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, r होगी। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r होगी, क्योंकि व्यास का आधा होती है, तो इस वृत्त की त्रिज्या भी कितनी होगी, r होगी। तो हम कह सकते हैं बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 3r होगी, क्योंकि इसका आधा होगी। तो बड़ा आसान हो जाता है, यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा r का मान, देखिएगा जो अर्धवृत्त बना है वह त्रिज्या से बना है, तो पहले हम किसका निकालते हैं, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बड़ी वाली त्रिज्या के अनुसार बनेगा, तो हम कह सकते हैं पाई, r कितनी है, 3r स्क्वायर। और ये देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ कितना आ जाएगा, 9 पाई। देखिए 9r स्क्वायर, और 9 को किससे भाग कर दें हम, 2 से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4.5 पाई r स्क्वायर आ जाता है। ये किसका क्षेत्रफल आ जाता है, बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। फिर निकालते हैं छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम जानते हैं वह जो क्षेत्रफल बनेगा त्रिज्या के अनुसार बनेगा, तो त्रिज्या कितनी है इसकी, r कितनी है, r बटे 2। मगर यहाँ पर कितने हैं, 3 है, तो 3 से गुणा कर दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 1.5 पाई r। तो छोटे वृत्त जो हैं जितने भी हैं उनका क्षेत्रफल ही आ जाता है। तो हम कह सकते हैं बड़े वृत्त से यदि छोटे वृत्त घटा दिए जाएं तो वह भाग कौन सा आता है, छायांकित भाग आ जाता है। तो जो एरिया आएगा वह कौन सा आएगा, छायांकित आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाता है, ये तो आप जानते हैं, फिगर से देख पाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 3 कितना आ जाता है, 3 पाई r स्क्वायर आ जाता है। अब हमसे क्या पूछा है, अछायांकित भाग और छायांकित भाग का क्षेत्रफल के बीच का अनुपात पूछा है। तो बताइए छायांकित भाग कितना है, 3 पाई r स्क्वायर है, बाद में आना चाहिए। तो अब उसमें क्या पूछा है, अछायांकित भाग, तो अछायांकित भाग तो यही है। तो अछायांकित भाग कितना है यहाँ पर देखिएगा, 1.5 पाई r स्क्वायर होगा। इससे ये समान चीजें रेशियो में कट जाती हैं, तो हम कह सकते हैं 1:2 हो जाता है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक किया जाए तो फिगर में ही आप कर सकते हैं, तो समझाने के लिए इतना किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार और एक ही क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा, उसने कहा एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है, दोनों का आधार समान है। तो आधार क्या है, समान है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं हम। देखिएगा तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो हम कहेंगे इसको समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और ये क्या है, ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज की भुजा दे रखी है। अब समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के आधार समान है और क्षेत्रफल भी समान है। बस उसने कहा है समांतर चतुर्भुज का आधार कितना होगा, 28 सेंटीमीटर होगा, तो त्रिभुज का आधार भी कितना होगा, 28 होगा। तो हम कह सकते हैं इसे कितना लिख लो, 26, और इसको आप कितना लिख लीजिएगा, 30 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात बताइएगा, दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये स्केलेन ट्रायंगल है, तो स्केलेन ट्रायंगल का आप एरिया किस प्रकार से निकालते हैं, तो पहले पैरामीटर निकालेंगे। तो पैरामीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो यहाँ कितना आएगा, 26 प्लस 30 प्लस 28। तो हम जानते हैं जैसे इन्हें जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 54, 54 में 30 जोड़ा तो 84 हो जाता है। फिर क्या निकालेंगे, एस हाफ पैरामीटर जो होता है, तो आप जानते हैं यहाँ पर कितना होगा, 84/2 होगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 42 आ जाती है।
ये 42 आ जाता है, एस का मान आ जाता है। जब एस निकल जाता है तो हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर? एरिया निकालना है। और किसका एरिया निकालना है? ट्रायंगल का एरिया। तो आप जानते हैं स्केलन ट्रायंगल के एरिया में फॉर्मूला लगाया जाता है एस, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। देखिए एस कितना है यहाँ पर देखिएगा, तो एस का मान यहाँ पर 42 है। तो 42 और 42 को देखिए 42 को किस में से घटा दें? एक साइड से घटा दें, कोई सी साइड ले लीजिएगा। तो 28 में से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है? तो हम कह सकते हैं 14 आएगा। इसी प्रकार से 26 में से घटाएंगे तो हम कह सकते हैं 16 आएगा। और यहाँ पर जो आ जाता है वह कितना आ जाता है? घटाएंगे 12 आ जाता है। अब स्क्वायर रूट से बाहर जो संख्या निकल सकती है निकाल लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं, देखिए इसको कितना लिख सकते हैं? 6 सत्ते 42 है और यहाँ पर कितना हो जाता है? 7 दूनी 14 हो जाता है। तो यहाँ कितना आएगा? 4 चौक 16 हो जाता है और 4 तिया 12 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाता है। इसी प्रकार से 4 और इस 4 में से और इस 4 में से, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 और 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 2 होता है, यहाँ पर आ जाएगा। और आप कह सकते हैं 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो 6 बार आ जाता है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम जानते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 हो जाता है और गुणा 6। तो 6 छंग 36 होगा, 6 पंजे 30 और 30 3 33 हो जाता है। ये क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है ट्रायंगल का। और हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया कितने के बराबर दे रखा है? पैलोग्राम के बराबर दे रखा है, समांतर चतुर्भुज के बराबर दे रखा है। अब एक बात बताओ, तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी कितना होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी कितने के बराबर होगा यहाँ पर? तो यहाँ दे रखा है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब आप एक बात बताइएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार देखिएगा, आपको आधार दे रखा है, कितना रखना है यहाँ पर? 28 रखना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ आधार बेस इंटू हाइट होता है गुणा ऊंचाई, और बराबर कितना दिया है? 336। आधार हमारे पास है 28 है। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ देखिएगा ऊंचाई निकालनी है। तो हम कह सकते हैं, जैसे हम इसे 36 से देखिएगा, काट लीजिएगा, 7 से काट लो पहले। 7 चौक 28 होता है और 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 होगा, बचे कितना? 7 अट्ठे 56 हो जाता है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो h का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो कितने सेंटीमीटर ऊंचाई होगी? 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। अब वो कहता है आयत की लंबाई x और चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक है। तो बताइएगा, पहले तो इस बात को ध्यान दीजिए, आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो उसने कहा जो लंबाई है, लंबाई कितनी है? x है, x के रूप में दी है, और y जो है वह चौड़ाई के रूप में दी है। अब उसने कहा चौड़ाई के 4 गुने से 4 अधिक है, तो इसके 4 गुने से 4 अधिक है। तो इसका मतलब हम y के अनुसार देखें तो ये कितना होगा? देखिएगा 4y प्लस 4 होगा। और ये किसका मान होगा? देखिएगा ये x का मान होगा, क्योंकि x के रूप में दी है। मगर एरिया आपको किस प्रकार से पूछा गया है? x के टर्म में पूछा गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, तो एक बात बताओ, तो y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू कितनी होगी? x माइनस के 4 बटे 4 बराबर y की वैल्यू हो जाती है। अब एक बात बताओ, y की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आपको पता होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं, यहां पर देखिएगा y की वैल्यू तो हमारे पास प्रॉपर है, किसमें? x माइनस 4 बटे 4 है। लेकिन आप जानते हैं, देखिएगा यहाँ पर x के टर्म में निकालें तो हम कह सकते हैं यहाँ चौड़ाई तो कितनी है? तो चौड़ाई आप सावधानी पूर्वक लिख सकते हैं x माइनस के 4 बटे 4
लिख सकते हैं। अब उसने यहां पर क्या दे रखा है, लंबाई हमें x के टर्म में x दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर 225 है। बस सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा माइनस के 4x। अब बटे ये 4 जो था इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ कितना आएगा 900 हो जाता है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 900 आएगी, और एक्स स्क्वायर माइनस के 4x हो जाता है। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 900 हो जाता है, बराबर 0 हो जाता है। ये क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, किया जा सकता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो बताइएगा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण। तो वो कहता है कर्ण से ये वाली भुजा, कोई सी भुजा मान लीजिए, चाहे नीचे वाली चाहे इस साइड वाली, ये 4 इकाई छोटी है, तो आप कर्ण को मान लीजिएगा x है, तो हम कह सकते हैं ये कितना होगा, x माइनस 4 होगा। और दूसरी भुजा 8 इकाई छोटी है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, दो छोटी भुजा के स्क्वायर का सम बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब देखिए ध्यान पूर्वक यहाँ पर इसको हम होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64 और माइनस के यहाँ पर कितना हो जाता है 16x और बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है। देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस के यहाँ 24x हो जाता है, और प्लस 80 बराबर 0 हो जाता है। अब 80 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो हम जानते हैं इसके फैक्टर कितना होंगे, 20 चौक 80 होता है, कितना होता है 20 चौक 80, और 20 और 4 24 हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 20x माइनस के 4x लिख सकते हैं, और प्लस के 80 बराबर 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, x माइनस के 20 होगा। इसी प्रकार से इसमें से माइनस के 4, तो यहाँ पर कितना आ जाता है x माइनस के 20। अब इन दोनों से कॉमन क्या होगा, x माइनस के 20 होगा, और इसी प्रकार से x माइनस के 4 होगा। तो बताइएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 होंगी, दोनों की दोनों पॉजिटिव होंगी, क्योंकि इसका मान भी कितना होना चाहिए 20, तभी 0 बन पाएगा, और इसका मान भी कितना होना चाहिए 4, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा तभी 0 बन पाएगा। तो हमारे पास x के मान कितने आए हैं, यहाँ पर 2 आए हैं, 20 और 4। तो आप खुद सोचिएगा x का मान 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही 4 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि 0 साइड होती है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कौन सा मान होगा यहाँ पर, 20 होगा। तो जैसे ही आप कहेंगे 20 होगा यहाँ पर, तो 20 घटाएंगे यहाँ पर कितना बन जाता है, 16 बन जाता है, और यहाँ पर कितना बन जाता है 12, और यहाँ बन जाता है 20। तो ये क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज। अब इसका एरिया निकालना सबसे आसान होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बताइए बेस कितना है, यहाँ पर देखिए इसका 12 है, और हाइट कितना है 16 है। जैसे इससे डिवाइड करेंगे यहाँ 8 आ जाता है, और 12 अट्ठे 96, 96 जो भी यूनिट है वो स्क्वायर आ जाती है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताइएगा, एक वृत्त है जिसमें एक कोण है जो सेंटर पर कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब एक बात बताइएगा, इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा क्या है,
एक बात बताइए, ये कौन सा सेक्टर होगा? आप कह सकते हैं ये कौन सा होगा? लघु वृत्तखंड होगा। ये कौन सा होगा? लघु छोटा वृत्तखंड। और ये पूरा ऊपर वाला क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड होगा। और आपसे यही एरिया पूछा गया है। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम किस प्रकार से करें? तो हम कर सकते हैं, देखिएगा, इस भाग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, ये पूरा का पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से देखिएगा, यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो नीचे वाले का एरिया बचेगा, और नीचे का एरिया क्या बचेगा? लघु वृत्तखंड का एरिया। और पूरे वृत्त में से यदि ये घटा दिया जाए तो ऊपर वाला एरिया जाएगा। तो हम इसी प्रकार से करते हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ देखिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो किस प्रकार से निकाला जाएगा? तो आप जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या है? थीटा माइनस के 360। अब यदि इसमें से हम क्या घटा दें, आप कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। तो जैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो वह किसका बन जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम एरिया घटा देते हैं, तो एरिया देखिए यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर तो ये 90 डिग्री 90/360, तो यहाँ पर कितना आ जाता है? ध्यान पूर्वक करें तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 4 आ जाता है, माइनस के यहाँ 1/2। अब बेस भी कितना है इसका? 21 है। और भैया हाइट भी कितनी है? 21 है। तो यहाँ पर क्या जाता है? 21 का स्क्वायर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ भी आर का मान भी 21 है, तो हम कह सकते हैं 21 का स्क्वायर बाहर हो जाता है। तो ये क्या बचेगा? पाई/4 और माइनस के 1/2। अब जानते हैं, आप देखिएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पर 441 होता है। और 22/7, और 7 जब गुणा करेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 28 हो जाएगा। 7 चौक 28, और माइनस के 1/2, यही तो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर कितना आएगा? 441। अब यहाँ देखिए 14 14 घटेगा तो 8 आ जाता है ऊपर, 8/28 आ जाता है, क्योंकि 14 से नीचे गुणा करेंगे, 14 से ऊपर गुणा करेंगे। अब 4 से भाग कर रहे हैं हम, 4 दूनी 8 होता है, 4 सत्ते 28 होगा। तो ऊपर वैल्यू कितनी जाती है? देखिएगा 2 8, और यहाँ 8 हो जाती है, और बटे 7। अब जैसे 7 से भाग करेंगे तो हम जानते हैं 7 का ना 7 होगा। बचा कितना है? देखिएगा यहाँ पर 1 बचा है, तो 7 दूनी 14 होगा, और बचा कितना है यहाँ पर? 4, और 7 छंग 42 होगा। तो हम कह सकते हैं 126 आएगा। और ये किसका एरिया आएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर ये काय में था? ये सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान पूर्वक यहाँ देखेंगे तो बड़ा आसान है। तो हम कह सकते हैं ये नीचे वाला एरिया कितना है? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो पहला क्या निकाल लें? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। पाई का मान कितना है यहाँ पर? देखिएगा 22/7, और आर कितनी है? 21 गुणा 21 है, तो 7 से 21 हो जाता है। यहाँ कितना आएगा? 66 गुणा 21 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जब इसकी गुणा आएगी वह कितनी आएगी? देखिएगा 66 और गुणा 132 करें तो 1386 आएगा। 1386। यदि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से किसका एरिया घटा दिया जाए, तो आप कहेंगे निचला वाला एरिया घटा दिया जाए, ये वाला, तो पूरा वृत्तखंड देखिए दीर्घ वृत्तखंड का एरिया जाता है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए क्या निकालना है? क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1386 माइनस के 126। जैसे घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 0 आ जाता है, और यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा, और यहाँ वैल्यू आ जाती है 12। तो हम कह सकते हैं कितना आएगा? 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोण का अनुपात 1:5 है तो बताइए बहुभुज। तो आप जानते हैं बहुभुज क्या होता है, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो सकती हैं। तो भुजा का मतलब त्रिभुज भी बहुभुज है, चतुर्भुज भी क्या है, बहुभुज है। इसका मतलब इसमें 4 भुजा है, इसमें 3 भुजा है। तो आप कह सकते हैं बहुभुज में कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं। लेकिन आप जानते हैं जब बहुभुज बनता है तो उसमें दो कोण बनते हैं, एक कोण बनता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। तो ये वाला कौन सा है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। और ये कौन सा कोण है, आंतरिक कोण है। अब देखिएगा, अब दोनों का आपको रेशियो दिया है। तो यहाँ पर जो रेशियो दिया है वह कितना दे रखा है, तो उसने कहा बाह्य कोण 1 अनुपात में है, कितना है, 1 अनुपात में है। तो आंतरिक कोण कितने अनुपात में है, तो हम कह सकते हैं यहाँ 5 के अनुपात में। कितने के अनुपात में, 5 के। और आप जानते हैं इन दोनों कोणों का सम जो होता है वह कितने के बराबर, 180 के। मेरे अनुसार 6 है और सवाल में कितने हैं, 180 के हैं। तो बताइएगा कितना होगा, यहाँ पर 30 डिग्री होगा। एक का मान कितने डिग्री, 30 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं बाह्य कोण कितना डिग्री होगा, यहाँ पर 30 डिग्री होगा। और आंतरिक कोण कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा 150 डिग्री। आप जानते हैं, देखिएगा बाह्य कोण बराबर होता है बहुभुज के 360/n। n क्या है, बहुभुज की भुजाओं का मान होता है n। तो अब बताइए इसका मान आपको दे रखा है यहाँ पर कितना है, तो हम कह सकते हैं 360 है, सॉरी 30 है, और बराबर 360/n है। तो हम कह सकते हैं n का मान कितना होगा, यहाँ 12 होगा। और ये हमसे पूछा गया था। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 9m² प्लस 12m और प्लस 4। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं वर्ग की भुजा जो होती हैं बराबर होती हैं। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। साइड स्क्वायर, इसका मतलब इधर स्क्वायर है तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। एरिया कितना दे रखा है, 9m² प्लस 12m प्लस 4। तो बताइएगा ये किसका स्क्वायर होता है, 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, नहीं होगा। और इधर भी क्या है, ये साइड स्क्वायर होता है। आप जानते हैं इधर स्क्वायर है तो जाकर स्क्वायर रूट लगेगा, तो साइड कितनी होगी स्क्वायर की, तो 3m प्लस n। और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कितना होगा, भुजा 3m प्लस 2 हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेम क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। और आपको सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, भुजा ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है। हमारे पास एरिया कितना है, 81x² प्लस 72x प्लस 16, यही तो है। तब एक बात बताओ, सिंपल सा बन जाता है, इधर भी साइड स्क्वायर है तो इधर भी साइड स्क्वायर ही होगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगी तो यही बना होगा। तो हम देखते हैं 9x प्लस ये क्या होता है, 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, साइड स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा। तो हम कह सकते हैं साइड बराबर कितना होगा, 9x प्लस 4। ये क्या हो जाती है, साइड हो जाती है। तो एक बार बताओ वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगी, 9x प्लस 4, और यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इस यहाँ आंसर किस प्रकार से दे रखा है, तो ध्यान पूर्वक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो यही आ जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। क्योंकि जैसे इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, 9x प्लस 4 ही तो हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।